वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे और फिर प्रोवाइड को भी सॉल्व करेंगे। देन ये सारी यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल रहने वाला है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हो ये सबके लिए यूज़फुल रहेगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने पा रहे हैं, मोस्टली तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, देन उसकी डिस्कवरी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस एंड सम पीवाईक्यूज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ है और ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये तो आपको पता है, बट कहते क्यों है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप जब कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है एनर्जी के रूप में। एनर्जी के रूप में क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी। आया आपको समझ में? इसमें मेन आपको यही याद रखना है, एटीपी का प्रोडक्शन होना, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब है एटीपी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो देखिए ऑब्जर्व किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान ने, और जो टर्म दी थी वो कार्ल बेल्डा ने दी थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व तो रिचर्ड अल्टमान ने किया था और टर्म माइटोकॉन्ड्रिया की कार्ल बेल्डा। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा कि टर्म पूछी गई है या ऑब्जर्व किसने किया है ये पूछा गया है। ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डिस्कवरी हो गई और डेफिनेशन हो गया। देन हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखें तो देखिए स्ट्रक्चर को हम देखते हैं इसके, ये आपको ड्रॉ करके आना है एग्ज़ाम में, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो लेयर है ये आउटर मेम्ब्रेन है। देन ये जो इनर वाला पार्ट है ये इनर मेम्ब्रेन है। ये अंदर जो फील्ड रहता है इसमें मैट्रिक्स है और ये स्पेस है। ये अंदर वाला जो स्पेस उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। देन ये क्रिस्टी है और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ये जो बनी हुई है ऐसे ऐसे, उसको क्रिस्टी कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम जो इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। डायग्राम हमको बना के आना है एग्ज़ाम में, क्योंकि बिना डायग्राम भी कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं होता है, वरना आपको मार्किंग भी कम मिलेगी इसलिए। ठीक है, देन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम उसके आउटर पार्ट की ही बात करते हैं। देखिए तो आउटर जो पार्ट होता है वो बहुत स्मूथ होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, और पोरीन प्रोटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो आपको उस पर जो आउटर पार्ट पर पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो है ना आपका नॉलेज चेक करता है कि आपको कितना नॉलेज है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो उसको लगेगा कि हाँ इसने हाई एजुकेशन लेवल का स्टडी किया हुआ है। पोरीन प्रोटीन क्या होता है? बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको जो इकोलाई वगैरह में प्रेजेंट होती है। अब मेनली इसका फंक्शन क्या होगा? आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, स्मॉल प्रोटीन्स को पास करवाता है, मतलब बैरियर के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, तो अब हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो देखिए ये फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर, क्रिस्टी के रूप में ये फोल्डर। आपने स्ट्रक्चर में देखा, आप देखिए ना, आप में जो थ्योरी पढ़ा रही हूँ ना, आप सिर्फ स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, आप खुद बना के लिख सकते हैं। आपको अगर स्ट्रक्चर माइंड में होगी तो आपको पता होगा कि किसको क्या कहेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया ही था। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो सिंगल लाइक स्ट्रक्चर थी ना फोल्डेड रूप में, वो क्रिस्टी थी। ठीक है, इसके कंपोजिशन की हम बात करें तो मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है इसमें, तो कार्डियोलिपिन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन्स इसमें अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, रिच होते हैं, मतलब अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो ये इंटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, ईटीसी और एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट होती है। मतलब कि ये जो तीनों प्रोसेस है वो इनर मेम्ब्रेन पर इम्पोर्टेंट, ये आपको सिर्फ यहीं के लिए याद नहीं रखना है। ये जो तीन पाथवे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये पाथवे कहाँ रन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर ये पाथवे रन करते हैं, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टी इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन वही है जो मैंने आपको बताया था। आप स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, फिर अब इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात करें तो इसकी लोकेशन देखें तो आपको डायग्राम में दिखा ही होगा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये प्रेजेंट होगा। और इसका इम्पोर्टेंट रोल किसमें, प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एटीपी की सिंथेसिस होना। इस प्रोसेस से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये प्रोसेस का होती है इंटर मेम्ब्रेन प्रोसेस में, आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स से तो वर्ड से पता चलता है कि इसमें कुछ जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। पढ़ते पढ़ते अपन को इतनी नॉलेज तो हो ही जाती है कि ये पता है कि तुमको मैट्रिक्स मतलब कुछ जेल लाइक स्ट्रक्चर होने वाला है, वो भी इनर मेम्ब्रेन में। मैट्रिक्स तो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कंटेंट, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंड देन कैप साइकिल एंड फैटी साइकिल का ऑक्सीडेशन जो है वो मैट्रिक्स में होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एम्प्टी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, उसको हम एम्प्टी डीएनए के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो कैसा होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। उसका फंक्शंस हम देखें तो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन और आरएनए और टीआरएनए प्रेजेंट होता है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आप इवोल्यूशन का कोई पार्ट होगा तो इसमें पढ़ेंगे। वहाँ पे एक टर्म आती है, बट उसको याद रखिएगा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक सिम्बायोटिक थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया से बिलोंग करती है, नहीं करती है, ऐसा। ठीक है, देन अब देखो मैंने थोड़ा सा आपका पार्ट ऐड कर दिया, क्योंकि क्या है, यूनिवर्सिटी में कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये जानने के लिए हम देखते हैं। तो देखिए, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटियोबैक्टीरिया के कारण इन्वॉल्व हुआ था एनवायरनमेंट में। ठीक है, इतना ही जान लीजिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम इवोल्यूशन के पार्ट में पढ़ते हैं, बस इतना याद रख लीजिएगा। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट का पता चला था। उसके एविडेंस कैसे पता चले थे, उसके कुछ एविडेंस होंगे तभी तो हमें पता चला था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि उसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, उसका खुद का ओन डीएनए था। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का खुद का अपना डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, सिमिलरिटी होती है उन दोनों में। ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। और 70S आरएनए इनमें प्रेजेंट, 70S राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बेसिक होता है। पहला तो बेसिक है कि एटीपी का प्रोडक्शन होना। एटीपी का प्रोडक्शन, ये तो मेन आपका स्टेप्स है, किस तरह से एनर्जी जनरेट होगी एटीपी के फॉर्म में, और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हो सकता है। सेकेंड इसको हम देखें तो कैल्शियम आयन स्टोरेज में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स कि सेल का जब माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है मेंटेन करने में कैल्शियम आयन को, सेल के अंदर आने बाहर जाने का जो पाथवे होता है, उस टाइम कैल्शियम का जो सर्कुलेशन होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखें तो क्रेब्स साइकिल की साइट होती है टीसीएस, जो काफ़ी सारे पाथवे हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं। तो ऐसे ही क्रेब्स साइकिल की साइट होती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड अपोप्टोसिस रेगुलेशन में भी इसका यूज़ होता है। हम देख लीजिएगा, आप 2 फंक्शन लिखेंगे तो अभी इनफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं लास्ट में ये बता दूँगी किस तरह से आपको यूनिवर्सिटी में पैटर्न में थ्योरी फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, अब हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम बात कर लेते हैं जो कि है PY। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जो मेनली पूछे ही जाते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैंने आपने के पास शेयर किया। जैसे कि फर्स्ट कि इसमें मेंशन किया, देखो टर्म, ये ज़रूर पढ़ना आप, क्या ना टर्म पूछा है कि ऑब्जेक्ट किसने किया, तो टर्म में पूछा है तो क्या आ जाएगा, कार्ल बेंडा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच प्रोसेस अक्योर इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
मीन्स कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में क्रॉस दी प्रोसेस होगी। आपको पता है अगर आप CSIR नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन करते हैं ना नीट की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बहुत एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की प्रोसेस कहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो देखिए ये आ गया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। तो देखिए कि ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेन किस थ्योरी से हमें पता चला था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर कौन सा लिपिड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। आप ये किसी भी वीडियो या फिर वाइक्यू में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप की सेल में प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ऑल यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ही वो एब्सेंट होने वाली है। तो गाइज़ मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि आप कोई भी थ्योरी पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका साइंटिस्ट का नेम लिख के अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनर के लिए आप जब कॉपी चेक करते हैं तो अगर आप हाईलाइट पॉइंट करेंगे ना तो फटाफट अगर आपने वो सही लिखा होगा तो वो आपको मार्किंग कर देंगे, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं। थर्ड पॉइंट होगा कि आपको लेबल डायग्राम बनाना है। उसके अंदर का आप चाहें डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख भी दें, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, बट डायग्राम अगर आप लेबल बना देंगे तो भी आपको चांसेस होते हैं अच्छे मार्क करने के। देन आपको उसके 2 या 3 फंक्शन तो लिखने ही हैं। और ये PYQ है, लास्ट में इनको ज़रूर पढ़िएगा। इनमें से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अब हम कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं पर ज़रूरी नहीं है कि उनमें से क्वेश्चन बन जाए, तो अब थोड़ा बहुत आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इसका PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।